आपकी उम्र क्या थी जब आपने पहला जादू का शो किया? 3 साल। आज भी लोग मैजिक शो को देखने के लिए उतने ही उत्साहित रहते हैं जैसे कि पहले हुआ करते थे, खास तौर पर जबकि ओटीटी और डिजिटल मनोरंजन का जमाना आ गया है। स्क्रीन और लाइव ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन मैजिक ऐसी चीज है कि इसको आप स्क्रीन पे कितना भी देखें थ्रिल नहीं आता, इसको तो लाइव ही देखना पड़ता है। जादू क्या है? साइंस, दैविक शक्ति या कोई चमत्कार? जादू ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक कला है। आपके जादू में कोई ब्लैक मैजिक या कोई तंत्र मंत्र विद्या होती है? आपके पिताजी ने दावा किया कि लाल किले को गायब कर सकते हैं। आगरा का ताजमहल गायब किया था, जोधपुर का किला गायब किया। अब तक की लाइव परफॉर्मेंस में कोई ऐसी अप्रिय घटना घटी हो जिससे कि आपको वो जादू का शो बंद करना पड़ा हो? हम लोग ब्लैक मैजिक पहले करते थे, तो उसमें हम लोग नर कंकालों का नृत्य हम लोग स्टेज में कराते थे। नर कंकाल स्टेज से डांस करते करते ऑडियंस में उतर जाते थे, किसी से हाथ मिला लिया, किसी को गले लगा लिया। सुहानी शाह और धीरेन्द्र शास्त्री जी जो पर्चा देखकर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, क्या ये भी एक? महाराज श्री प्रेमानंद जी एवं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी के सामने भी आपने अपनी कला का प्रदर्शन किया। आपका अनुभव कैसा रहा? अब तक आपने कितने शोज कर लिए हैं? 41,744 शो। यदि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से व्यक्तिगत रूप में मिलने का मौका मिले, मांगी अगर आप रखना चाहेंगे तो क्या रखेंगे? आपके मैजिक शो में ड्रिल और डर में क्या दिखाया जा रहा है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जादुई चेहरा, इन सब के बारे में कुछ बताएं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम सुनते ही बचपन की यादें ताजा हो जाती है और जादू का अद्भुत संसार हमारी आंखों के सामने आ जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध जादूगर श्री ओपी शर्मा जूनियर जी की। इनका जादुई हुनर लाखों लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। जादूगर जूनियर ओपी शर्मा जी केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने जादू का हुनर का परचम लहरा रहे हैं। आज हम इनके जीवन और जादू कला के कुछ अनसुलझे पहलुओं पर बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। जादूगर ओपी शर्मा जी, जादू की दुनिया में पहला कदम आपने कब रखा? देखिए, जादू की दुनिया में तो मेरा जन्म ही जब से हुआ है तब से इसी परिवेश में जन्म लिया हमने, और बहुत कम उम्र से जादू दिखाना भी शुरू कर दिया मैंने। पहला शो जो हमारी फर्स्ट प्राइमरी एजुकेशन का जो पहला क्लास था, मतलब पहला ईयर था, वहीं से हमने शो स्टार्ट किया और लगातार शोज करते रहे पिताजी के साथ। और अभी हम लोग 30 सालों से लगातार कमर्शियल शोज कर रहे हैं। जी, आपकी उम्र क्या थी जब आपने पहला जादू का शो किया? 3 साल। वाह! एक जादूगर की जिंदगी आम इंसान से कितनी अलग होती है? परिवार से दूर रहना, लगातार यात्राएं करना, आप ये सब कैसे मैनेज करते हैं? हम लोग का जीवन पूरा ही जादू से जुड़ा रहा और जादू में ही रहा। शुरुआत में जब स्टडी में था तो भी दिन में स्कूल जाते थे, शाम को शोज में जाते थे, और उसके बाद जब हायर एजुकेशन में रहे, शहर छोड़ के बाहर पढ़ाई की, उस समय भी समय समय पर वहाँ कॉलेज से जब भी छुट्टियाँ रहती थी तो हम लोग अपने कानपुर आ जाते थे और पापा के साथ शोज में रहते थे। लेकिन बाद में तो रेगुलर ही शोज में रहे और बाहर हमारे शोज ज़्यादातर चलते थे, तो घर से तो बाहर ही रहना रहा। हम लोग लगभग साल में 20 से 25 दिनों ही घर रहते हैं। जी। अब शादी के बाद बहुत दिनों तक हमारी वाइफ भी कुछ दिन समय समय पर साथ रहती थी, लेकिन बच्चे हुए तो परिवार फिर घर रहने लगा और शो में अकेले ही रहना रहता था। कुछ और भी कजन्स वगैरह हैं, वो लोग साथ रहते थे शो में, टीम में, और परिवार से तो अलग ही रह के ही शो करना रहा, क्योंकि ये तो काफ़ी इस तरह का काम है, उसकी ये टेक्निकल चीज़ें हैं, उसके फैक्टर्स हैं। लेकिन मुश्किल कुछ नहीं, अगर आपको परिवार का सहयोग है तो कोई मुश्किल नहीं है। समस्या तब आती है जब परिवार आपका साथ ना दे। जी। तो इस मामले में हम बहुत धनी रहे, मतलब शुरू से ही माताजी ने बहुत सपोर्ट किया, उसके बाद शादी के बाद वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया, बच्चे हैं, बच्चे सपोर्ट करते हैं। जी, आज भी लोग मैजिक शो को देखने के लिए
उतने ही उत्साहित रहते हैं जैसे कि पहले हुआ करते थे, खास तौर पर जबकि ओटीटी और डिजिटल मनोरंजन का जमाना आ गया है? जी, देखिए क्या है कि स्क्रीन और लाइव ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप देखिए फिल्में देखते हैं, कोई भी हीरो हीरोइन है, बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और आप उसको देखते हैं सिनेमा में। लेकिन वही हीरो हीरोइन आपको कुछ क्षण के लिए लाइव अगर देखने को मिलता है तो भारी तादाद इकट्ठी होती है जी। लेकिन वो वहाँ प्रदर्शन कुछ नहीं करते, सिर्फ उनकी झलक के लिए आते हैं। लेकिन मैजिक ऐसी चीज है कि इसको आप स्क्रीन पे कितना भी देखें, आपको कोई इसमें थ्रिल नहीं आता। इसको तो लाइव ही देखना पड़ता है, क्योंकि जो उसका रोमांच है, जो उसका मतलब फैंटेसी है, वो आपको लाइव ही मिलती है। इसलिए मैजिक इस मामले में बहुत धनी है कि उनको लाइव दर्शक रेगुलर मिलते हैं। बशर्ते ये है कि जो आपने कहा कि आज भी इतने चैलेंजेस के बावजूद हमारे शोज में इतनी पब्लिक आ रही है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, छोटे छोटे रीजंस मिला के बहुत सारे हैं। जैसे आपका काम करने का ढंग, आपका शहर का चुनाव, आप जिस ऑडिटोरियम में शो करते हैं उसका चुनाव, आप किस समय शो करते हैं, क्या आपकी शो टाइमिंग है, क्या टिकट दर है, आप किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, वो प्रदर्शन लोगों को कितना प्रभावित करते हैं, ये सारी चीज़ें मिला जुला के आपको पब्लिक का रिटर्न मिलता है। जी। जादू क्या है? साइंस, दैविक शक्ति या कोई चमत्कार? देखिए, जादू ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक कला है जो विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है और इसे बहुत सारे अभ्यास प्रैक्टिस के बाद मनोवैज्ञानिक ढंग से चमत्कारिक रूप देकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। आपके जादू में कोई ब्लैक मैजिक या कोई तंत्र मंत्र विद्या होती है या जादू की दुनिया में ब्लैक मैजिक? देखिए जादू है, देखिए बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिसमें जिसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं। एक्चुअली मैजिक में जो ब्लैक मैजिक है उसका मीनिंग ये है कि जो मैजिक बहुत मतलब पूरी तरह से डार्क सिचुएशन में दिखाया जाता है, कि पूरा एकदम टोटली डार्क करके जो प्रदर्शन किए जाते हैं उसको हम लोग की भाषा में ब्लैक मैजिक बोलते हैं। और लेकिन आम बोलचाल की भाषा में ब्लैक मैजिक, काला जादू, उसको लोग समझते हैं जो किसी को वश में कर लिया, किसी के ऊपर मंत्र पढ़ दिया, जबकि ये इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। जादू ये एक मनोरंजन की कला है, ये कोई दैविक शक्ति सिद्धि बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको हमेशा मनोरंजन की दृष्टि से लीजिए और कभी भी इसे चमत्कार के रूप में न लें, क्योंकि जब भी आप इसे चमत्कार मानेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप पक्का ठगे जाएंगे। जी। साइंस और टेक्नोलॉजी के बढ़ते दौर में जादू की कला को आप कहाँ देखते हैं? क्या मॉडर्न तकनीकों का जादू में आप प्रयोग करते हैं? लेकिन पहले ही बताया कि जादू पूर्ण रूप से ये विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है, और चूंकि विज्ञान और तकनीकी ये समय के साथ आगे बढ़ रही है, नई नई चीज़ें इसमें आ रही हैं, तो उसी तरीके से उन नई नई चीज़ें जो आ रही हैं उनका प्रयोग जादू में हम लोग कर रहे हैं। तकनीक के साथ जादू के प्रदर्शन भी नए नए डेवलप हो रहे हैं, और तो इसलिए विज्ञान के साथ जादू भी आगे बढ़ रहा है और आगे इसका भविष्य भी उसी तरीके का है। कभी भविष्य इसका नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि विज्ञान पर आधारित है और नई नई चीज़ें बिल्कुल रिसर्च हो रही हैं, और हम लोग उस रिसर्च को अपने शो में जो हमें ज़रूरत होती है उसको इन्वॉल्व करते हैं। जी। लेकिन मैं आपको बताऊं एक चीज़ की, जिस तरह का विज्ञान और टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, ये मतलब ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय का जो विज्ञान है जी, वो आज का जादू है। वो विज्ञान जो आम लोग तक नहीं पहुंच है, जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, उस तरह की चीज़ों को ही हम लोग ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, और वो आज जो है आपको जादू के तरीके से लगता है। जी। विदेशों में आपने कई मैजिक शो किए हैं,
अब तक आपने विदेशों में कहाँ मैजिक शो किए हैं और भारत के मैजिक शो और विदेशों के मैजिक शो में क्या अंतर दिखाई देता है? देखिए, जादू में दो चीजें होती हैं, एक उसका तकनीकी पहलू है, दूसरा है उसका प्रेजेंटेशन। जी, तो हम लोग जो खासतौर से विदेशों में जब शो करते हैं तो अपने इंडियन जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसको बेस्ड करके ही हम लोग अपने शोज को परफॉर्म करते हैं। तो जो टेक्निकल चीज़ें हैं, विदेशों में जादू का जन्म अपने ही देश से हुआ और पूरे विश्व में फैला है। लेकिन क्या है कि विदेशों में कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ टेक्निकली काफ़ी साउंड है, वहाँ तकनीकी रूप से ज़्यादा लोग सक्षम हैं, तो जो तकनीकी पहलू है उससे जो जुड़ी चीज़ें हैं उसमें वो लोग हमसे थोड़ा बेहतर कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो उसमें हम लोग आज ही नंबर 1 हैं। तो विदेशों में जो प्रदर्शन होते हैं वो अधिकतर हम लोग प्रेजेंटेशन बेस्ड, जो खासतौर से इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर का जो ट्रेडिशन है, उस चीज़ को आधार करके अपने शो को डिज़ाइन करते हैं वहाँ के लिए। और इसी वजह से उनके शो से हमारे शोज़ बिल्कुल अलग होते हैं और अलग होने की वजह से काफ़ी पसंद भी किए जाते हैं। और हम लोग ने पिताजी के साथ बहुत सारी 16 कंट्रीज़ में शो किया हुआ है। कौन कौन सी कंट्रीज में? जापान, मॉरिशस, दुबई, सिंगापुर, मस्कट, फिजी, अमेरिका, नेपाल, श्रीलंका। कौन कौन से जादूगर फॉरेन के जिनसे आप मिले हो, जिनसे आपने कुछ सीखा? देखिए, विदेश में तो बेसिकली 2-3 मैजिशियन हैं जिससे पर्सनली मीट हुई, बहुत अच्छी मुलाकात हुई। फ्रेंड्स हरारे हैं, डेविड कॉपरफील्ड है, रॉब ब्लैक है। ये वैसे मैजिशियन अधिकतर, ये तीनों मैजिशियन यूएस बेस्ड ही हैं। यूएस के मैजिशियन ही इल्यूजन शो में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और हम लोग जो शो करते हैं ये इल्यूजन बेस्ड शो ही होता है। जी, हैरी हुडिन के बारे में कुछ बताएंगे? जी, हैरी हुडनी के बारे में ऐसा पॉपुलर है कि उनको किसी भी तरह की हथकड़ी, किसी रस्सी, किसी भी तरह कहीं आप बांध देंगे तो वो बहुत कम समय में रिलीज हो जाते थे। तो ये उनकी स्पेशलिटी थी कि खासतौर से हथकड़ी का वो बहुत स्पेशलिस्ट थे। उनको किसी भी तरह की हथकड़ी लगाई जाए और तुरंत वो उसको रिलीज कर देते थे। जी, पहले जादू केवल राजा महाराजाओं के दरबारों, सड़कों पर और जन्म उत्सव तक ही सीमित थे। इसे स्टेज पे लाने का श्रेय किसे जाता है? देखिए, जादू शुरू में तो मदारी लोग ही दिखाते थे और राजाओं के महाराजाओं के दरबार में, मेलों में, नुक्कड़ों पे इस तरीके से जादू के प्रदर्शन हुआ करते थे, मदारी लोग अपना करते थे। लेकिन इस जादू कला को सड़क से उठा के मंच पर लाने का पूरा श्रेय जो है जादूगर पीसी सरकार सीनियर जी, उनको जाता है। उन्होंने इस कला को मंच पे लाए। लेकिन उनका क्या था कि वो बहुत ही क्लासिकल ढंग से शो करते थे। मतलब शो में रोचकता तो रहती थी लेकिन नीरसता रहती थी। इस जादू कला को जादूगर के लाल जो अहमदाबाद के थे वो भी एक्सपायर हो गए, सीनियर की सरकार भी काफ़ी टाइम हो गया एक्सपायर हो गए। तो केलाल साहब ने इस जादू कला को रंगीन बनाया, कलरफुल ड्रेसेस, आइटमों के कलर्स, स्टेज की सेटिंग को काफ़ी कलरफुल डिज़ाइन किया और पर्सनली खुद अपने हाथ से चीज़ों को बनाते थे। मैं व्यक्तिगत रूप से कई बार उनसे मिला हूँ और बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। जादूगरों का बड़ा सम्मान करते थे, जादूगरों को बहुत सहयोग करते थे और इतने सीनियर, इतने जानकार होने के बावजूद उनसे कुछ भी आप पूछिए, कुछ भी जानना चाहिए तो पूरा सहयोग करते थे। जादू को बिजनेस में लाने का श्रेय किसे जाता है? नहीं, जादू बिजनेस तो करने वाले बहुत सारे, ये लोग लाल साहब, पीसी सरकार सीनियर जी, ये लोग ने काफ़ी कमर्शियल शोज किए विदेशों में। बहुत शो लाल साहब ने और पीसी सरकार साहब ने फॉरेन में बहुत सारी कंट्रीज़ में शो किया। पूरे विश्व में इन लोगों का नाम था। मध्य प्रदेश के जबलपुर से जादूगर आनंद जी हैं, उन्होंने भी अच्छे कमर्शियल शोज किए और हम लोगों ने भी बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है आनंद जी से समझी, सीखी। कुल मिला के जादू में के क्षेत्र में ये अपने देश में 2 बड़े नाम जो हैं पहले के, पीसी सरकार सीनियर साहब और केला। और आज के समय में
हम लोग जो शोज कर रहे हैं ये ऑल ओवर वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि हम लोगों ने इतने सारे शोज किए हैं अभी के समय में इतने बड़े स्तर पे, और दूसरा कोई रजिस्ट्री करने वाले बहुत लोग हैं और अच्छा भी कर रहे हैं इसमें। कई स्टेटों में, अलग अलग स्टेटों में बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं जो कर, लेकिन हम लोग जो पूरे देश में और विदेशों में शोज करते हैं इतनी बड़ी टीम लेकर और कोई नहीं कर। जी, आपकी टीम के सभी आर्टिस्ट इंडियन हैं, कैसे टीम काम करती है शो को बेहतर बनाने के लिए? देखिए, इसके लिए क्या है कि हमारे यहाँ सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो एक रिसर्च डिपार्टमेंट है जो नई नई चीज़ों को पे काम करता है। जो हमें नई चीज़ें परफॉर्म करनी है उसके डिज़ाइनिंग होती है, पहले उसके सर्वे होते हैं, उस पर हम लोग की पूरी टीम 8 से 10 लोगों की टीम है, जिसको पहले फादर लीड किया करते थे, अब हम लीड करते हैं। तो उसमें सारी चीज़ें फाइनलाइज होती हैं कि क्या अपने को तैयार करना है। उसके बाद हमारी अपनी प्रोडक्शन टीम है, अपना वर्कशॉप है जी। हमारे पास। चलते शो में भी बहुत सारे टेक्निकल सपोर्ट्स हमारे पास रहता है। कारपेंटर्स हैं, टेलर की टीम है, कोरियोग्राफर हैं, डायरेक्टर्स हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं, ये लोग टीम में हैं जो जिनकी मदद से ये चीज़ें तैयार होती हैं। उसके बाद फिर जो लाइव परफॉर्मेंस में रिहर्सल्स होती हैं काफ़ी, उसके बाद फिर ये शो स्टेज पे आता है। आपकी वाइफ भी आपके साथ शोज में इन्वॉल्व रहती है? नहीं, वाइफ का हमारे डायरेक्टली शो में कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है। उनका जो सबसे बड़ा सहयोग ये है कि वो हमें इस काम को करने में उनको किसी तरह का कोई विरोधाभास नहीं है, और हम जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से काम करते हैं। उसमें वो प्रेजेंटली मौजूद होके तो नहीं, लेकिन घर पे रहते हुए जो भी वहाँ, जैसे हमारा हेड ऑफिस है, काफ़ी स्टाफ वहाँ भी रहता है, उन सब चीज़ों में मदद। आपके ब्रदर और सिस्टर्स भी आपके साथ जादू की दुनिया में? जी, हम लोग 4 भाई बहन हैं, जिसमें 3 भाई और 1 बहन है। जो हमारे सबसे बड़े भाई हैं वो पीपी शर्मा, प्रेम प्रकाश शर्मा, और डीडी न्यूज़ में सर्विस में हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं। तो हमारे शो में उनकी जो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, लाइट सिस्टम, साउंड सिस्टम, और इससे जुड़ी जो भी नई नई चीज़ें हैं उन्हीं की गाइडलाइन में हम लोग काम करते हैं। सेकंड सन मैं हूँ, तीसरा मेरा छोटा भाई जो है पंकज प्रकाश शर्मा, वो हमारा हेड ऑफिस पूरा देखते हैं। और हमारे पास कानपुर में प्रिंटिंग का भी एक बहुत बड़ा सेटअप है, जिसमें बहुत सारी अपसेट मशीनें, फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीनें और कई तरीके की प्रिंटिंग मशीनें वहाँ हमारे पास 30-40 आदमी वहाँ भी काम करते हैं, वो पूरा देखते हैं, हेड ऑफिस देखते हैं। सिस्टर मेरी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, और जब तक यहाँ इंडिया में रही वो शो में इन्वॉल्व रही। अभी फ़िलहाल शादी के बाद वो यूएस में है, और फिलहाल तो अभी यूएस की सिटीजनशिप भी उसको मिल गई है। तो वहाँ से भी जो हम लोग कभी कोई नई चीज़ों पे काम करते हैं तो उसके टेक्निकल एडवाइस लेते हैं, उसको इन्वॉल्व करते हैं। सारा परिवार ही आपके साथ है? बिल्कुल जी। पिताजी के नाम को आपने अपने नाम के साथ जोड़ा रखा, इसका कोई विशेष कारण रहा? देखिए, जो सबसे मुख्य चीज़ है कि मैं पहले शोज जो करते थे हम लोग पिताजी के ही नाम पे चलता था, उनके साथ शोज करते थे, लेकिन उनके साथ कनेक्ट हमारा कुछ इतना अच्छा था कि उनसे अलग होके कभी हमने कुछ सोचा नहीं। हम लोगों ने, हमारे परिवार ने ये डिसाइड किया कि हम लोग उनके नाम को ही मतलब एक ब्रांड नेम की तरीके से आगे बढ़ाएंगे, और फर्दर जनरेशन भी आती है तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि उसी नाम को ब्रांड नेम चलता रहे। जी। कैसा रिश्ता था आपका सीनियर जादूगर ओपी शर्मा जी के साथ? बाप बेटे का, गुरु शिष्य का, या दोस्त का? देखिए, हम लोग पहली बात तो किसी रिश्ते में बंधे नहीं रहे। जहाँ गुरु शिष्य का समय रहता था, कोई चीज़ वो बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उस समय तो हम लोग गुरु शिष्य की तरह ही रहते थे, और परिवार में हैं, पिता पुत्र की तरीके हैं। बाकी पूरी ज़िंदगी हम लोग आपस में एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स के तरीके रहे, और हम लोग के बीच कोई पर्दा नहीं रहा। हम लोग हर तरीके की चीज़ें
आपस में शेयर करते थे, जीवन से जुड़ी चीज़ें, काम से जुड़ी चीज़ें, और किसी तरह की कोई हेजिटेशन नहीं थी आपस में। मेरा ये थोड़ा सौभाग्य भी रहा कि आखिर समय में उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रही, मैं काफ़ी दिन उनके साथ हॉस्पिटल में भी रहा और उनकी सेवा करने का भी मौका मिला, लेकिन अंतिम कुछ समय में मैं ज़रूर उनके साथ नहीं रह पाया। कोशिश मेरी पूरी थी, लेकिन अंतिम क्षणों में मैं नहीं रहा, इसका मुझे बहुत बेहद दुख भी है। और वो एक टीस मेरे दिल में आज भी है उस चीज़ की। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, हम लोग जितने दिन साथ रहे, जितने दिन क्या मतलब मैंने पूरी ज़िंदगी जब तक वो थे उनके साथ, क्योंकि बचपन में उनके साथ रहे, फिर काम उनके साथ किया, उनके आखिरी क्षण तक साथ रहे, तो सबसे ज़्यादा समय हमने अपने पिताजी के साथ ही बिताया। ये कारवां चलता रहा है अभी तक जी। आपके पिताजी ने दावा किया कि लाल किले को गायब कर सकते हैं, परंतु सरकारी परमिशन उन्हें नहीं मिली, लेकिन आपने भी हाथी जैसे कई चीजें आपके शो में गायब कर दी थी। आगरा का ताजमहल गायब किया था, जोधपुर का किला गायब किया आपने? पिताजी ने। जी। तो उसमें ये तो देखिए, क्या गायब करना एक हम लोग की कला का एक पार्ट है। ये मैंने बताया कि हम लोग इल्यूजन बेस्ड चीज़ें करते हैं, तो वो कोई, जैसे हमने अगर ताजमहल गायब किया तो ताजमहल कोई गायब नहीं हो गया जी। वो तो हम जहाँ प्रदर्शन करते हैं, जिस जगह से प्रदर्शन करते हैं, वहाँ जितने भी लोग होते हैं, मीडिया की टीम होती है, आम लोग होते हैं, अधिकारीगण होते हैं, वो जितने भी लोग वहाँ हैं, उनको कुछ क्षणों के लिए वो नहीं दिखाई देता है। मतलब आप आगरा के सामने जाके वहां से इसको गायब कर देते हैं? हाँ, वहीं पे जो लोग आपके सराउंडिंग रहेंगे चीज वहां से वो गायब दिखाई देगा। कमाल है। और लाल किले की बात है, उसके लिए भी हम लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन चूंकि वो राजधानी है और सब इस तरीके से चीज़ें जुड़ी हैं कि उसके लिए हमको अनुमति नहीं मिल पाई, तो नहीं किया उसको। जी। आपने कई हाथी भी गायब किए, क्या सच में इतने हाथी गायब हो जाते हैं? हाथी तो हम लोग बहुत साल तक लगातार अपने शो में, हर शो में हाथी गायब का आइटम दिखाया। बाद में हाथी को चूँकि वन विभाग की तरफ से उस पर रोक लग गई, तो हम लोग फिर उसको हटा दिया। हम लोग पहले तो शेर, भालू, बहुत साल पहले, 40 साल पहले भी इस तरह की चीज़ें थी हम लोग के शो के साथ जुड़ी हुई। और हम आपको बताएं कि जो चीज़ें हम गायब करते हैं वो गायब नहीं होती जी। वो कहीं ना कहीं हमारे पास रह जाती है। तो ये तो बहुत सीधा सा उदाहरण है कि अगर हाथी हम हर शो में गायब करेंगे तो इतने हाथी, तो देश से सारे हाथी ही गायब हो जाएंगे। जी, तो हमारी आंखों के सामने ऐसा क्या पर्दा डाल देते हैं कि चीजें दिखाई नहीं देती? हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टि भ्रम, इंग्लिश वर्ड है इल्यूजन। बहुत सारी टेक्निकल इक्वेशंस है जिसके सहयोग से इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। बहुत सारी लाइट्स की सेटिंग है, साउंड की फ्रिक्वेंसीज है, कलर की कम्बिनेशंस हैं, डायरेक्शन ऑफ ऑडियंस है, तो इन सारी चीज़ों को जोड़ के इल्यूजन्स क्रिएट किए जाते हैं। और लड़की को किसी को भी हवा में उड़ा देते हैं, कोई चीज़ें गायब कर देते हैं। देखिए, पूरा उद्देश्य सिर्फ ये है लोगों का मनोरंजन। जी। जिस चीज़ को लोगों को चीज़ें पसंद आती हैं, जिस चीज़ से लोगों के अंदर एक थ्रिल पैदा होता है, रोमांच पैदा होता है, उस तरीके की चीज़ें हम लोग प्रदर्शित करते हैं। आपके सो इल्यूजन बेस है, म्यूजिक, लाइट और कलर का काफी रोल होता है इसके अंदर। अब तक की लाइव परफॉर्मेंस में कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना घटी हो जिससे कि आपको वो जादू का शो बंद करना पड़ा हो? इस तरह की 2-3 चीज़ें हैं अलग अलग तरीके की। हम लोग 2011 में गोरखपुर के अंदर शो कर रहे थे। उसमें हमारे शो के ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ टैक्स लाइबिलिटी डेवलप की थी कि आपका शो टैक्स के दायरे में आता है, जबकि मैजिक टैक्स के दायरे में नहीं आता। तो कुछ
विभाग है, उनको कुछ चाहिए था, उनको नहीं प्राप्त हुआ, तो उन्होंने कुछ बड़े अधिकारियों को भी कन्विंस करके हमारी शो की परमिशन कैंसिल करा दी थी। तो उसमें एक शो केवल हमारा बंद हुआ था, और उस समय योगी आदित्यनाथ जी जिन्हें हमारी बहुत मदद की थी उस समय, और उनकी मदद से शो दोबारा चालू हुआ। लेकिन वो चूँकि गवर्नमेंट का आर्डर था शो बंद करने का, तो उसको हम लोग ने हाई कोर्ट से स्टे लिया। फिर हाई कोर्ट में उसको लड़े, और 2-3 साल केस चला। फिर उस केस को हम लोग जीते, और जज साहब ने बहुत अच्छा, मतलब एक जादू कला के फेवर में वो डिसीजन दिया, जो आज पूरे देश के जादूगरों के लिए वो एक मिसाल है। तो इस तरह की भी घटनाएं हुई हैं। कभी कुछ प्राकृतिक डिस्टरबेंस भी रहा। हम लोग शुरुआती दौर में टेंट वगैरह में शो करते थे, टेंट लगाते थे अपने छोटे बड़े शहरों में, जहाँ ऑडिटोरियम नहीं है वहाँ टेंट लगा के शो करते रहे। तो वो भी एक आध जगह ऐसी घटना हुई कि अचानक आंधी तूफान आ गया और पूरा स्ट्रक्चर ही डैमेज हो गया, तो उस समय भी 1-2 दिनों के लिए शो बंद रहा। इस तरह की चीज़ें हुई। और कोई ऐसी घटना जो दर्शकों को कोई नुकसान या फिर कोई परेशानी हुई हो आपकी? वैसे भी घटनाएं हैं। हम लोग, जैसे आपने भी बात की थी काला जादू, तो हम लोग ब्लैक मैजिक पहले करते थे, हर शो में करते थे, और वो ब्लैक मैजिक जो नाइट शो होता था उसी में ही पॉसिबल होता था। तो उसमें हम लोग नर कंकालों का नृत्य जी, स्केलेटन डांस हम लोग स्टेज में कराते थे। नर कंकाल स्टेज से डांस करते करते ऑडियंस में उतर जाते थे, किसी से हाथ मिला लिया, किसी को गले लगा नर लिया। कंकाल, हाँ, ओके। तो वो मतलब बहुत ही, कुछ लोग उसमें बहुत ज़्यादा डर भी जाते थे। तो उसमें एक केस हुआ था कि एक प्रेग्नेंट लेडी थी, तो प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई थी चलते शो में। ओके। उसके बाद से फिर हम लोगों ने उसमें चेंज किया कि हम लोग उन नर कंकाल जो दिखाते थे वो स्टेज से नीचे नहीं उतरते थे। फिर ये दिमाग में आया कि ये सब चीज़ें तो फिर गलत चीज़ों को एक तरीके से बढ़ावा दे रही है। फिर हम लोगों ने वो आइटम बंद ही कर दी। जी, एक मतलब काफ़ी 35-40 साल पहले की घटना। क्लोजअप मैजिक एंड स्टेज मैजिक शो में क्या फ़र्क होता है? क्लोजअप मैजिक जो है बेसिकली मैजिक का एक आर्ट फॉर्म है, स्किल ऑफ हैंड्स बोलते हैं, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हाथ की सफाई भी बोलते हैं लोग। तो वो मतलब नज़दीक से लोगों को दिखाने के लिए वो आर्ट फॉर्म जो मैजिक की है वो इस्तेमाल की जाती है। जैसे 4-5-6-10 लोग हैं, कोई पिन गायब कर दिया, नोट निकाल के दिखा दिया, कोई इस तरह की चीज़ें जो है। तो प्लेइंग कार्ड्स के जो आइटम्स होते हैं सब स्किल ऑफ हैंड्स में आते हैं। जी, मेंटलिज्म किस प्रकार की कला है? सुहानी शाह और धीरेन्द्र शास्त्री जी जो पर्चा देखकर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, क्या ये भी कोई जादू की कला है? सुहानी शाह पर्चा देख के समस्या का समाधान नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो शास्त्री जी करते हैं। देखिए वो क्या है, ये मेंटलिज्म मैजिक का जो इस समय बड़ा अच्छा फॉर्म जो है, कुछ आर्टिस्टों ने, कुछ जादू के क्षेत्र में जो महारथी हैं उन लोगों ने काफ़ी इसमें ना इस आर्ट फॉर्म को आगे बढ़ाया है, जिसमें सुहानी शाह का इंडिया के अंदर बड़ा नाम है। लेकिन वो सुहानी शाह जैसे बहुत सारे मैजिशियंस हैं जो उस तरह के शोज करते हैं, लेकिन सुहानी शाह की जो टीम है, जो उनकी मार्केटिंग टीम है, जो उनकी सोशल मीडिया की टीम है, वो काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी एडवांस है। तो उनको बड़े जल्दी समय में काफ़ी उनको सफलता मिली, काफ़ी उनको अपने देश में और विदेशों में अब लगातार उनको उनके शोज़ के लिए ऑफर आ रहे हैं और वो कर रही हैं। और तो वो जो शास्त्री जी करते हैं वो भी जो मेंटलिज्म आर्ट फॉर्म है उसी तरह का प्रदर्शन है, लेकिन वो उनका अपना ढंग है और उस ढंग से लोग उन पे भरोसा कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं, तो उनको उसमें सफलता मिल रही है। जी, आपके कानपुर का घर का नाम भूत बंगला जी क्यों रखा गया है? क्या उसकी खासियत है? 92 में ये
बिल्डिंग बन के तैयार हुई थी। लगभग 3.5 साल इसको लगे थे तैयार होने में, और ये पिताजी का ड्रीम प्रोजेक्ट था काफ़ी समय से। हमने अपना जो निवास है और मुख्यालय है उसको उस ढंग से डिज़ाइन किया। पिताजी की अपनी डिज़ाइनिंग है, क्योंकि हमारे पिताजी डिज़ाइन इंजीनियर थे, मेरा बेटा भी डिज़ाइन इंजीनियर है, तो उन्होंने खुद डिज़ाइन किया था उस चीज़ों को, और खुद अपनी ही देख रेख में पूरा वो भूत बंगला बना, और उसको इस तरीके से बनाया है, इस तरीके से डिज़ाइन किया। देखने में पूरा भूत बंगला जैसा दिखता है बाहर से, और अंदर पूरी तरह से जैसे हमारा वो 3 फ्लोर का हमारी बिल्डिंग है। ग्राउंड फ्लोर में पूरा कमर्शियल एक्टिविटी है, जैसे हमारा हेड ऑफिस है, हमारा म्यूज़ियम है, हमारा लाइब्रेरी है, और सेकंड जो फर्स्ट फ्लोर है वो उसमें हमारा रेजिडेंशियल है। उससे ऊपर जो है वो कुछ रिहर्सल हॉल वगैरह है, स्टोर्स वगैरह है। तो उसको डिज़ाइन मतलब इस तरह से किया गया है कि भूत बंगला जैसा बाहरी बनावट दिखती है उसकी, और बहुत पॉपुलर है। बहुत उसकी फेमस है पूरे शहर में। आप कहीं भी आप ओपी शर्मा का भूत बंगला कहाँ है तो कोई भी आपको एक टूरिस्ट प्लेस बन गया। टूरिस्ट प्लेस बहुत दिन तक उसमें लोग आते रहे। इधर भी कोरोना के बाद से हम लोगों ने उसमें पब्लिक एंट्री जो है बंद कर रखी है। उससे पहले उसमें रेगुलर टूरिस्ट 200-400 आदमी जो है विजिट करने आते थे। जी, आप यूपी से हो जी, और योगी आदित्यनाथ जी के राज्य से हो। अभी आपने बताया कानून तोड़ने वालों पर बुलडोजर चलाने का अभियान योगी जी ने चला रखा है, क्या कहेंगे आप अपने सीएम के बारे में? देखिए ये तो सरकार की अपने काम करने का ढंग है, और हम लोग का उससे कोई दूर दूर तक कोई इन सब एक्टिविटीज से कोई संबंध नहीं है, और हम लोग इतना समय भी नहीं है कि इन सब चीज़ों पे वर्कआउट करें कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। हम लोग तो अलग अलग स्टेट्स में अपनी कला को लेके अपने अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, जादू कला को आगे बढ़ा रहे हैं, और वो उनका अपना ढंग है काम करने का। जनता उस ढंग को पसंद कर रही है, तभी बार बार चुने जा रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो 2 चीज़ें हैं। एक तो मेरा परिवार, जो हमारे फादर, भाई बहन और बच्चे, वाइफ की जो सहयोग, जो एक सपोर्ट जो रहता है, वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरी चीज़ मैजिक, मैंने बताया कि तकनीकी पर आधारित है, क्योंकि हम लोग पूरी फैमिली टेक्निकली साउंड है, सब लोग अलग अलग क्षेत्र से इंजीनियर हैं। उसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है हमको इस आर्ट फॉर्म को आगे बढ़ाने में। तीसरी चीज़ तो जो आदमी का अपना पर्सनल व्यक्तित्व है, जो अपनी क्षमताएं हैं कि कभी हार नहीं मानना, किसी भी चीज़ को लेके पीछे नहीं हटना, और मुख्य चीज़ जो है लास्ट की, वो पूरी टीम है। जो पूरी टीम का सपोर्ट है, जो टीम हमारे साथ काम करती है, उनका जो समर्पण है, वो भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आपकी वीकनेस क्या है? ये तो आपने स्ट्रेंथ बताई है, एक वीकनेस भी बताइए प्लीज। वीकनेस क्या, इमोशंस हैं कि बहुत सारी चीज़ों में इमोशनली इन्वॉल्व हो जाने से फिर वो इमोशनली बहुत ही मतलब जल्दी मतलब आदमी से इमोशन में आ जाता है किसी किसी सिचुएशन में, वहाँ जरूर दिक्कत आती है। आपकी वीकनेस सामने आ जाती है। चलिए एक रैपिड फायर या फन राउंड हो जाए आपके साथ। आपका पसंदीदा जादूगर? पसंदीदा जादूगर फ्रैंच हरारे। यस। क्या पसंद है, जादू या संगीत? संगीत सुनने के लिए, जादू देखने के लिए। एक जादू की चीज जो आप करना चाहते हैं लेकिन संभव नहीं है? देखिए, जो जादू कला के लिए मेरा एक ड्रीम है कि जादू को एजुकेशन से जोड़ा जाए, और मैंने इसके लिए बहुत प्रयास किए, और मुझे आज तक इसमें जीरो, जिसको कहते हैं जीरो सक्सेस मिला, अभी तक कोई सफलता नहीं मिली।
और मैंने बहुत गवर्नमेंट से, कई गवर्नमेंट से, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर से इस तरह की मीटिंग्स की, बहुत सारे डिस्कशन किए, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया। एक केरला गवर्नमेंट ही ऐसी है जो मैजिक के लिए कुछ कर रही है, लेकिन मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं रहा। गोपीनाथ मुथुगढ़ केरला से हैं, बहुत अच्छे मैजिशियन हैं और जादू के लिए बहुत अच्छी उनका प्रयास है। तो उनके प्रयास से केरला के अंदर जरूर कुछ एजुकेशन में मैजिक को जोड़ा गया है। और हम लोगों ने काफ़ी दिन व्यक्तिगत रूप से अपना माया महल मैजिक एकेडमी करके इंस्टीट्यूट चलाया, लेकिन कोरोना के बाद से वो भी बंद हो गया और फिर उसको भी दोबारा शुरुआत करना है हम लोगों को, जिसमें हम लोग हर साल 150 से 200 जादूगर अपने यहाँ से तैयार करते थे। जी, मतलब आप चाहते हैं कि आप जादू की दुनिया में शिक्षा के रूप में लाए जाते हो। जी। जी, आपके जीवन का सबसे जादुई पल कौन सा रहा? बहुत सारे ढेर सारे पल। एक ऐसा पल जो कभी न भुला पा। मैं आपको बताऊं कि हम लोग कानपुर में जो शोज करते थे, चूँकि कानपुर से हैं तो फादर शो करते थे। फादर हमारे चूँकि डिफेंस में नौकरी भी करते थे, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री है उसमें वो एज ए डिजाइनर थे वहाँ जी। तो वो हम लोग जो शोज करते थे, अरेंज शोज करते थे, किसी ने अरेंज किया, हम गए, हमने शो परफॉर्म किया, चले गए। उसमें क्या है कि अधिकतर शोज जो हमारे, अधिकतर का सभी शोज जो होते थे पब्लिक शोज होते थे, जो पब्लिक के लिए फ्री होते थे। जहाँ भी शोज करते थे 8,000, 10,000, 20,000 इस तरह की गैदरिंग हुआ करती थी, बड़े बड़े शोज होते थे। तो ओपी शर्मा को लोगों ने मतलब 2000 में हम लोगों ने शो किया था। तो उससे पहले लोगों ओपी शर्मा को लोगों ने कानपुर शहर में टिकट से कभी नहीं देखा था। तो जब हमने पहला शो किया कानपुर में, तो टिकट शो, कमर्शियल शो, तो उसमें हमको बहुत ज़बरदस्त सफलता मिली थी। और जो पहला ही दिन था उसमें इतना ओवर क्राउडेड था। जनरली मतलब ये ट्रेंड था कि हम लोग शो दिखाने का कि जैसे 2 शो होते थे तो 1 शो पिताजी करते थे, 1 शो हम करते थे। संडे वगैरह रहा तो 2 शो हम करते थे, 1 शो पिताजी, 1 ही शो करते थे। और मतलब इसको सक्सेस रेट इतना हाई था कि जो पहला ही संडे पड़ा और पहला शो, जनरली पहला शो पिताजी दिखाते थे, पहला शो दिखाया और मतलब इतनी ऑडियंस थी, मतलब हजारों आदमी शो में लौट रहे थे। मतलब एक तरीके से आप कहते हैं कि जैसे ना बीपी हाई हो जाना या मतलब नर्वस हो जाना, मेरी वो सिचुएशन थी। और मैंने पहला शो पिताजी दिखाया, दूसरे शो में मैं बहाना करके कि मेरी थोड़ा, मैं आ रहा हूँ, कुछ काम है, 1 शो भी आप कर लीजिए, बाहर कुछ काम है, आप 1 शो और कर लीजिए जी। और तीसरे शो तक तो मेरी सिचुएशन इतनी खराब थी कि मैं गाड़ी स्टार्ट की, मैं घर जाके सो गया। पब्लिक फोबिया हो गया। मतलब जो आप कह रहे हैं जादू का पल, मतलब वो एक वो हमने मतलब उस लेवल पे सोचा नहीं था कभी भी कि कानपुर के, और शहरों की बात अलग थी, कानपुर के अंदर जहाँ 20-25 साल से लोग फ्री ओपी शर्मा को देख रहे थे और फर्स्ट टाइम टिकट शो किया और इतना हाईली सक्सेसफुल रहा, जनता ने आपको सर माथे भी बिठाया। वो पल जो था जादू के मतलब हमारे कमर्शियल मैजिक के कैरियर में जादुई पल बहुत ही मतलब ऐसा था कि वो फर्स्ट टाइम, जैसे कि आप पूछते हैं कि कोई ऐसा पहली बार की कोई ऐसी घटना, तो वो जो चीज़ थी जी। बहुत बढ़िया। आपने हाल ही में वृंदावन का दौरा करके आए हैं। जी जी। वृंदावन की आध्यात्मिक भूमि पर आपने अपने जादू का प्रदर्शन किया। महाराज श्री प्रेमानंद जी एवं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी के सामने भी आपने अपनी कला का प्रदर्शन किया। आपका अनुभव कैसा रहा वृंदावन में? देखिए, मथुरा में शौक लगा था, हम लोग चूँकि मथुरा गए थे, हम लोग भी
परिवार भी सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग प्रेमानंद महाराज जी से प्रयास किया गया, तो उनसे मुलाकात का समय मिला, हम लोग उनसे मिले। और चूँकि वो भी कानपुर के ही हैं, पहले कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। और उनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है, और मतलब किसी आदमी को इतना लोग पसंद करते हैं, ये मैंने जीवन में पहली बार देखा। मतलब उनको, उनकी एक झलक पाने के लिए लाखों लोग रोज बाहर से आते, रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे सिर्फ सड़कों के किनारे खड़े रहते हैं, सिर्फ एक झलक पाने के लिए। तो वो एक चीज थी जो मुझको अंदर से प्रेरित कर रही थी कि ऐसा आदमी के अंदर क्या है कि लोग इतना आकर्षित हैं। तो वो जो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी, जिसकी वजह से मैंने प्रयास किया और उनसे मुलाकात हुई। और गजब का व्यक्तित्व, मतलब आप, चूंकि भगवान तो उनको कह नहीं सकते, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि इस आदमी के अंदर कुछ ऐसा आकर्षण, ऐसा पॉजिटिव वाइब्स। और मतलब चूंकि उनके यहाँ क्या था कि कैमरे का सेटअप उनका अपना होता है, आप अपना कुछ कैमरा ले नहीं जा सकते। तो जो लोगों ने देखा जाना, वो कुछ लिमिटेड चीज़ें थी। हम लोग के बीच बहुत सारी आध्यात्मिक बातें भी हुई, बहुत सारी जादू से जुड़ी भी बातें हुई। तो उन्होंने बड़ी अच्छी प्रेरणा भी दी और बहुत अच्छा गाइडलाइन भी दी, जीवन के लिए, काम के लिए, परिवार के लिए। तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा जी। आप पूरी दुनिया में मैजिक शो परफॉर्म कर चुके हैं। अब तक आपने कितने शोज कर लिए हैं? 41,744 शो हमारे अभी तक हो चुके हैं। वाह। जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में चल रहे आपके शो कैसे चल रहे हैं? बहुत अच्छे। ये एक ऑडिटोरियम ऐसा है, वेन्यू ऐसा है कि पूरे जयपुर के लिए, मतलब लोगों के एक दिमाग में, लोगों के विचार में एक ऐसी जगह है कि मतलब वो सोचते हैं कि अब बिरला ऑडिटोरियम में शो है, मतलब सुपर हिट ही शो है। सुपर हिट। और ऐसे तो बहुत शहरों में सफलता मिलती है, लेकिन जयपुर में हम लोगों ने 6 बार शो किया है, जिसमें से ये दूसरी बार बिरला ऑडिटोरियम में है। लेकिन जो बिरला ऑडिटोरियम का आकर्षण है, जो इसका मतलब खींचने की जो इसको शक्ति है ऑडियंस को, वो बहुत अच्छी है। और हम लोगों ने शो को भी बहुत पॉलिश किया है, और जो लास्ट टाइम पहले हम लोगों ने शो जो किए हैं, उससे आज का शो में बहुत निखार है, बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं, नई नई चीज़ें हैं। और ये सब वजह है कि बड़ा अच्छा लोगों का प्यार। और जयपुर, राजस्थान तो वैसे भी कला और संस्कृति प्रेमी स्टेट है। कलाकारों का बहुत प्रेम और सम्मान मिलता रहा है यहाँ। और कम से कम 7-8 बार हमने राजस्थान में शो किया है। अब तक जयपुर में चल रहे मैजिक शो में आपके शो को देखने के लिए कौन कौन से राजनेता आ चुके हैं? हम लोग जो इस बार की बात है, तो इस बार उप मुख्यमंत्री बहरवा जी ने उद्घाटन किया था शो। जी हाँ। और अभी कुछ दिन पहले अशोक गहलोत जी भी आए थे। अशोक गहलोत जी पहले भी 2-3 बार शो देख चुके हैं। और जयपुर में इससे पहले वसुंधरा जी ने भी शो देखा हुआ है। यहाँ राज्यपाल थे मदन लाल खुराना जी ने, उन्होंने भी 2 बार यहाँ जयपुर में शो देखा। तो हम लोग जब भी आते हैं तो इस तरह के राजनीतिक लोग, हम लोग भी अपना प्रयास करते हैं, उससे हमारी भी गरिमा बढ़ती है, इस जादू कला की भी गरिमा बढ़ती है। कौन कौन से बॉलीवुड से सेलिब्रिटीज ने भी आपके शो देखे हैं अब तक? बहुत सारे। अब क्या है कि थोड़ा पिताजी का इस मामले में शौक ज़्यादा था, हमारा इस मामले में थोड़ा शौक कम है। तो उनका प्रयास जब वो शो करते थे तो इस तरह की ज़्यादा रहता था। हमारा क्या है कि हम इसके लिए विशेष प्रयास उतना नहीं करते हैं। समय मिल जाता है तो जो कहीं है कोई ऐसा सेलिब्रिटी
है तो इनवाइट कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत स्पेशली कोई एफर्ट नहीं करती। लेकिन पहले रेगुलर हमारे शोज में धर्मेंद्र, सनी देओल, अमिताभ बच्चन, मनोज तिवारी, आशुतोष राणा, बॉबी देओल और बहुत सारे जो फिल्म स्टार हैं, जो और भी क्षेत्रों के से जुड़े लोग हैं, वो लोग शो में आते रहते हैं। अगर आपको कभी फिल्म में मौका मिले जादूगर की भूमिका निभाने के लिए तो क्या करना चाहेंगे? इस फिल्म में मैंने बताया ना, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट मतलब इस बहुत सारे ये इंडिया गॉट टैलेंट इस तरह के शोज के लिए बहुत सारे ऑफर्स आए, लेकिन हम लोग कभी किया नहीं हम लोगों ने। कारण क्या है कि हम लोग की जो अपनी टीम है ना, वो इतनी बड़ी है कि हम लोग इस टीम को ब्रेक डाउन करके, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, 2 महीना 4 महीना शूट्स होते हैं, काफ़ी टाइम लगता है, पहले से तैयारी होती है, उनके अपने एग्रीमेंट्स वगैरह भी होते हैं कि आप उसमें अगर शोज करते हैं तो उनके हिसाब से फर्दर भी आगे उनको अटेंड करना पड़ेगा। तो हम लोग चूँकि हमारा ये कमर्शियल शो साल 1.5 साल 2 साल आगे तक के शेड्यूल्ड रहते हैं, इसकी पूरी प्लानिंग रहती है, तो हम लोग उन सब चीज़ों में मतलब इंटरेस्ट रहा नहीं, हम लोग जाते भी नहीं जी। और फिल्मों की जहाँ तक बात करें, फिल्मों में कभी मौका बहुत बार मिला है, ऑफर बहुत बार मिला है, लेकिन अपनी तरफ से हम लोगों ने कभी इंटरेस्ट नहीं जी। यदि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से व्यक्तिगत रूप में मिलने का मौका मिले और जादू की कला को बढ़ाने के लिए कुछ कहना या कुछ मांगे अगर आप रखना चाहेंगे तो क्या रखेंगे? देखिए, जो सबसे पहली मांग हमारी, मैंने बताया ना, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है जी। कि जादू को एजुकेशन से जोड़ा जाए। कभी भी हमें मौका मिला तो उनको हम इस चीज़ के लिए प्रयास करेंगे कि वो इस तरह की कुछ करें कि एजुकेशन में मैजिक को जोड़ा जाए जी। मेरा ये है कि स्टार्टिंग में जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको एज ए चैप्टर पढ़ाया जाए मैजिक जी, पर क्लासेस में जाएं तो उनको एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। फिर प्रोफेशनल कोर्सेज जो होते हैं जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह होते हैं, उसमें भी मैजिक जैसे कोर्सेज होने चाहिए, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट जैसी चीज़ें होनी चाहिए मैजिक में, और ताकि सबसे बड़ी बात कि जो समाज में अंधविश्वास है वो पूरी तरीके से दूर हो सके। लेकिन क्या है, सरकार है, उनके भी अपनी ज़रूरतें हैं, उनको भी इन सब चीज़ों की, ये जो अंधविश्वास इतना है, कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करती है। लेकिन जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी की बात आपने की, अगर उनसे मौका मिला तो हम जरूर कहेंगे और हमें उम्मीद है कि वो इसके लिए अपना जरूर एफर्ट डालेंगे। जी, आपने शिक्षा के लिए कहा, और 2 बातें अगर कहने का मौका मिले उनसे तो क्या कहना चाहिए? जादू को क्या है कि ऑन डॉक्यूमेंटेशन जो है, ऐसे तो जादू ललित कला में आता है और कला में ही जोड़ा जाता है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड, ऑन डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट की पॉलिसीज में एज ए आर्टिस्ट जो और आर्ट फॉर्म हैं, जैसे ड्रामा है, संगीत है, क्लासिकल डांस वगैरह है, इसमें जो सपोर्ट्स, जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं। लेकिन मैजिक के लिए स्पेशली कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं कि ऑडिटोरियम में कुछ डिस्काउंट्स वगैरह हैं, इसके अलावा कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आप महाराष्ट्र चले जाइए, गुजरात चले जाइए, जहाँ भी ड्रामा प्ले वगैरह ज़्यादा चलता है, वहाँ आपको ड्रामा के लिए ऑडिटोरियम 5,000 रुपये मिल जाएगा, ऐसा ऑडिटोरियम 10,000 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन अब मैजिक शो के लिए जाएगा तो उसी के लिए 2 लाख रुपए किराया। ऐसी चीजों के लिए छूट मिलनी चाहिए। आप गवर्नमेंट नहीं, छूट नहीं, जो दूसरी आर्ट फॉर्म को जो ये लोग फैसिलिटीज दे रहे हैं वो मैजिक को भी देनी चाहिए। जी। क्या कभी राजनीति और सामाजिक मुद्दे पर आपको जादू का इस्तेमाल करने को कहा गया हो? सन 2002 में हम लोगों ने विधानसभा का, हमारे पिताजी ने चुनाव लड़ा था और मुलायम सिंह की सपा पार्टी से उन्होंने टिकट दिया था, तो हम लोगों ने 2002 का चुनाव लड़ा था। लेकिन चूंकि व्यक्तिगत रूप से हम लोग पॉलिटिकल कभी रहे नहीं, पॉलिटिकल टच भी नहीं रहा,
लोग पसंद जरूर करते रहे और उस पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्होंने टिकट दिया। लेकिन राजनीति तो राजनीति है, हम लोग के बस की चीज़ नहीं है, हम लोग उससे जल्दी ही छुट्टी पा गए, ये हमारे लिए अच्छी बात। मतलब आपसे कुछ ऐसा नहीं कहा गया कि वोट बैंक मिलने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप पब्लिक को कोई जादू दिखाएं जिससे उनके दिमाग में ये था कि जो उनकी पब्लिक मीटिंग्स होती है अलग अलग शहरों में, उनमें जैसे होते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्टार प्रचारक, उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, वो उनका उद्देश्य रहा। लेकिन उसके लिए हम लोगों ने सीधे स्ट्रेट वे में मना कर दिया कि वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम छोड़ के आपका इलेक्शन कैंपेन चलाएं। चुनाव लड़ने के लिए कहा गया तो वो उस समय चुनाव लड़ा हम लोगों ने और बहुत कम वोटों से हम लोग हार गए। वो इसके लिए हम लोग मतलब खुश हैं कि हार गए। मतलब आपने ऐसा कोई जादू नहीं दिखाया कि 100 रुपए को 1000 में कर दे और पब्लिक से वोट ले, ऐसा कुछ नहीं किया आपने? ऐसा चूंकि देखिए हम लोग का उद्देश्य यही रहा कि मिसगाइड नहीं करना है जी, चीजें इस तरह से है ही नहीं, तो फिर उस चीज को उस तरह से क्यों प्रचार किया जाए। जी है। आपके मैजिक शो में ड्रिल ऑफ डेथ में क्या दिखाया जा रहा है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जादुई चेहरा, इन सब के बारे में कुछ बताएं। देखिए, ड्रिल ऑफ डेथ हमारा बहुत लेटेस्ट आइटम है, जिसमें हम लोग पहले तो हमने दूसरे तरह से डिजाइन किया था, लेकिन अभी जो हमें घटना हुई और बाकी जो चीजें हुई उसको देखते हुए फिर हम लोगों ने इसको रिफॉर्म किया जी। तो इसमें एक आतंकवादी होता है जिसको हम लोग स्टेज पे प्रेजेंट करते हैं और इंडियन आर्मी जो है उसको चेस करके पकड़ती है। फिर हमने एक बड़ा सा ड्रिल बनाया है जिसमें उस आतंकवादी के बॉडी में वो ड्रिल आर पार कर दिया जाता है और उस ड्रिल उसको आर पार करके हवा में टांग के उसको ऐसे आसमान में घुमा देते हैं। तो मतलब ये मैसेज देना कि हमारी जो देश की सेना है उसके अंदर ये क्षमता है कि इस आतंकवाद को मतलब कितनी सक्षम है खत्म करने के लिए, ये एक मैसेज देना। ये तो अभी हमने देखा ही था ऑपरेशन सिंदूर में। हाँ, तो हम लोग जो प्रयास कर सकते हैं अपने शो के माध्यम से वो हम करें। जी, दर्शकों की प्रतिक्रिया क्या मायने रखती है शो के दौरान आपके लिए? वो सबसे बड़ी जो अचीवमेंट तो वही है, तो दर्शकों की तालियां मिलती हैं एक कलाकार के लिए, तो सबसे बड़ा अचीवमेंट वही है जी। भविष्य में जादू की कला को किसे देना चाहेंगे? आपके परिवार की कोई जैन जी जूनियर शर्मा जी तैयार हो रहे हैं? कोई जरूरी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम लोग का उद्देश्य ये है कि इस कला को आगे ले जाना है। अगर हमारे बच्चे उस कला इंटरेस्टेड होंगे, जैसे मैं इंटरेस्टेड था, तो वो करेंगे, नहीं तो हम किसी और को तैयार करेंगे। और इस तरह के प्रयास हम जैसे बताया ना, हम लोग माया महल मैजिक एकेडमी चलाई हमने, लगातार 150-200 जादूगर हर साल हमारे यहाँ से इंस्टीट्यूट से सीख के निकले और बहुत सारे आज बड़े बड़े शोज कर रहे हैं लोग। आप अपने शो में लास्ट में एक मैसेज देते हैं हमेशा कि पानी बचाओ, बेटी बचाओ। क्या आप हर शो में अलग अलग इसी तरह के मैसेज देते हैं? बिल्कुल, हम लोग को ये प्रयास रहा है कि सोशल चीजें जो भी हैं उसको अपने शो के माध्यम से बताएं। आपके जादुई किस्से और अनुभव सुनकर जादू के मिथ दूर हुए। इस बेहतरीन बातचीत के लिए आपका और आपकी सुपर पावर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।